2 साल बाद जब हम क्लास की रियूनियन में मिले, तो मेरी पूर्व प्रेमिका की सबसे अच्छी सहेली ने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुम अभी भी रोना को पसंद करते हो? मैं मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और फिर अपनी उंगली की अंगूठी दिखाते हुए कहा, मेरी शादी को काफी समय हो चुका है। उसकी सहेली ने एक आह भरी, रोना से मिलने के लिए थोड़ा समय निकालो, वह ठीक नहीं है। यहां तक कि उसके बचपन के प्यार ने भी रोते हुए मुझसे विनती की कि मैं उसे एक बार देख लूं, क्योंकि जब से मैं गया हूं, वह महिला जो हमेशा एक अप्राप्य फूल की तरह थी, पागल हो गई है। वह दिन भर फर्श पर घुटनों के बल बैठी रहती है और केवल मेरी माफी मांगने के लिए अपना सिर 300 बार पटकती है। लोग कहते हैं कि झान रोना एक ऐसा अप्राप्य फूल है जिसे कोई भी पिघला नहीं सकता। उस समय उसका दुनिया से अलग रहने का अंदाजा ऐसा था कि सभी लड़के पीछे हट जाते थे। केवल मैं ही था जिसने हार नहीं मानी और अथक रूप से उसका पीछा किया। अंततः मैं उसे अपनी प्रेमिका बनाने में सफल रहा। लेकिन हमारी शादी से ठीक 1 महीने पहले उसने मुझसे छिपाया कि वह अपने गुरु के बेटे के साथ आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने वाली है, और इसका कारण केवल अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करना था, जो एक पोता चाहते थे। इस बेतुकी मांग के बावजूद मैंने लंबे समय तक सहन किया, लेकिन अंत में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं रोया और गिड़गिड़ाया, अनरोनान, हमारी शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। तुम किसी और के साथ बच्चा पैदा करने जा रही हो? क्या तुम्हें यह बेतुका नहीं लगता? लेकिन मेरी विनती के सामने उसने केवल एक उदासीन लहजे में कहा, प्रोफेसर की मरने से पहले सबसे बड़ी इच्छा क्विंग को खुश देखना था। मेरे अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। इसके अलावा हम केवल फर्टिलाइजेशन करेंगे। मेरा उसके साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं होगा। उसने अपनी बात खत्म की और मेरी राय की परवाह किए बिना पीठ घुमाकर चली गई। मैंने उसकी पीठ की ओर देखा और मुझे अचानक एहसास हुआ कि इतने सालों तक उसके साथ रहते हुए हमेशा मैं ही था जो उसकी पीठ को देखता रहा। उसकी जिद के सामने मेरे मन में पूरी तरह से हार मानने का विचार आया। चूंकि वह इस रिश्ते और हमारी शादी के प्रति इतनी तिरस्कारपूर्ण है, तो बेहतर है कि हमारे बीच कुछ न रहे। यह सोचते हुए मैंने अपना फोन उठाया, सोशल प्रोफाइल पर एक संदेश लिखा, झनरोना को ब्लॉक किया और पोस्ट किया, 1 महीने में शादी है। अब मैं दुल्हन बदलना चाहता हूं, कौन तैयार है? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों ने इस पोस्ट का मजाक उड़ाया। जब मैं निराश हो चुका था, तभी मुझे एक कॉल आई। लीसिया। इस नाम को देखकर, जिसे मैंने इतने समय से नहीं देखा था, मैं एक पल के लिए दंग रह गया। ली और मैं साथ पले बड़े थे। स्कूल के समय में वह बहुत लोकप्रिय थी और मैं सबसे प्रतिष्ठित लड़का था। लेकिन हम कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे जब तक कि हम अलग अलग कॉलेजों में नहीं चले गए और हमारा संपर्क टूट गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वह पहली व्यक्ति होगी जो मुझसे संपर्क करेगी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, बिना किसी घुमाव के उसने सीधे मुद्दे की बात की। सांगन, अगर तुम दुल्हन बदलना चाहते हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं उसके इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वह वास्तव में एक आदर्श उम्मीदवार थी, एक ही सामाजिक स्तर की, और हम एक दूसरे को गहराई से जानते थे। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने आखिरकार जवाब दिया, क्या यह हो सकता है? तुम्हारी शर्तें क्या हैं? मेरी कोई शर्त नहीं है। चूंकि हम शादी करने वाले हैं, तो अपनी फोन बुक में मेरा नाम परिचित से बदलकर पत्नी कर दो। मैं हैरान रह गया और मैंने एक बार फिर पुष्टि की, और जो कुछ अन्य जोड़ों के पास होता है वह सब मुझे भी चाहिए। इस मांग ने मेरी सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया। मुझे लगा कि उसने केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसका परिवार शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहा था। मैंने फोन को जोर से पकड़ा। लीसिया, अगर शादी करनी है तो यह असली होगी। दूसरी तरफ से उसने हल्की हंसी दी। मैं अभी आईन आ रही हूं तुम्हें लेने, ताकि हम चर्चा कर सकें कि हम इसे कब आधिकारिक करेंगे और पार्टी कब करेंगे। मैं कुछ देर चुप रहा और उससे 15 दिन का समय मांगा, ताकि मैं अपनी लंबित चीजों को सुलझा सकूं। फोन रखने के बाद मैंने सबसे पहले उसका नाम बदला। पत्नी नाम वाले नंबर को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। झानरोना, चूंकि तुमने मुझसे छिपाया कि तुम किसी और के साथ बच्चा पैदा करने जा रही हो, इसलिए मैं तुमसे छिपाऊंगा कि मैंने दुल्हन बदल ली है। अगले कुछ दिनों तक झान रोना घर नहीं आई। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन सभी निमंत्रणों को वापस ले लिया जो मैंने भेजे थे। जैसा कि उसने उस समय कहा था कि उसे तामझाम पसंद नहीं है, हमने कोई बड़ी पार्टी तैयार नहीं की थी, बस कुछ करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया था। ये जानकर कि शादी रद्द कर दी गई है, दोस्त हैरान रह गए। अचानक शादी क्यों रद्द कर दी? क्या तुम दोनों का रिश्ता स्थिर नहीं था? ये सवाल सुनकर मुझे एक कड़वी चुभन महसूस हुई। स्थिर रिश्ता?
स्थिर तो मेरा झान रोना के पीछे भागना था, जबकि वह मेरे प्रति ठंडी बनी रहती थी। वह वाकई में स्थिर था, लेकिन वह रिश्ता केवल मेरी वजह से स्थिर था, उसकी वजह से नहीं। वह हमेशा एक अछूती देवी की तरह थी, जो ठंडेपन से देखती रहती थी, जबकि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन अब मैं और प्यार नहीं करना चाहता था। अंत में मैंने कुछ नहीं छिपाया और स्पष्ट होने का फैसला किया। शादी की दुल्हन बदल गई है। यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, बल्कि दोस्तों के बीच बहुत मजाक हुआ। स्पष्ट रूप से किसी ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया, और सोचकर देखो तो यह समझ में आता है। मैं पहले झान रोना से इतना प्यार करता था और मुझे कभी उसके ठंडेपन की परवाह नहीं थी। अगर कोई और अचानक कहता कि वह अब शादी नहीं करना चाहता, तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तथ्यों के साथ सबको साबित कर दूंगा कि इस बार मैंने सच में हार मान ली है। सभी निमंत्रण वापस लेने के बाद मैं घर लौटा, और कुछ ही देर बाद झान रोनान भी वापस आ गई। वह, जो हमेशा बेदाग और व्यवस्थित रहती थी, उसकी सफेद कमीज थोड़ी मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके थके हुए चेहरे को देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि वह ठीक नहीं है। मुझे देखते ही उसने जो पहली बात कही, वह बिल्कुल वही थी जो मैंने अभी अभी की थी। वे शादी के निमंत्रण जो पहले भेजे गए थे, उन्हें वापस ले लो। प्रोफेसर का निधन हो गया है। मुझे कम से कम आधे साल तक शोक मनाना होगा। हम शादी नहीं कर सकते। जहान रोना को लगा कि मैं कोई हंगामा करूंगा या उससे झगड़ा करूंगा। आखिर शादी वह चीज थी जिसके लिए मैं हमेशा जोर देता था। वह यह भी जानती थी कि मेरे दादाजी शादी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि मैं हताश हो जाऊंगा। उसके पास शब्द भी तैयार थे, लेकिन मैंने केवल शांति से कहा, समझ गया। मेरी संवेदनाएं। जान रोनान को थोड़ा झटका लगा, और किसी कारण से उसे महसूस हुआ कि उस रात से मैं कोई और व्यक्ति बन गया हूं। हालांकि उसके प्रति मेरा व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसके पास अभी इन अजीब पहलुओं के बारे में सोचने की अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। उसने अपनी थकी हुई कनपटी को दबाया और फिर से कहा, प्रोफेसर का अंतिम संस्कार आज हो रहा है। जब वह गए तो उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया था। मैं तुम्हें ले चलूंगी ताकि हम उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। मुझे शिया किंगिल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे प्रोफेसर शिया से कोई आपत्ति नहीं है, जो एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका बेटा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को बच्चा पैदा करने के लिए ढूंढने जैसा कुछ करेगा। मृतक की स्मृति का सम्मान करते हुए मैंने सिर हिलाया और सहमति दे दी। तैयार होने के बाद झान रोनान ने कपड़े बदले और मुझे प्रोफेसर शिया के अंतिम संस्कार में ले गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मुझे रोने से भरी एक आवाज सुनाई दी, दीदी रोना। जब मैंने उस आवाज की दिशा में देखा, तो शिया किंगिल को साधारण और हल्के कपड़ों में देखा, जो आंसुओं में डूबा हुआ फर्श पर बेहोश हो रहा था। कौन? झान रोनान घबरा गई और तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसे धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखे बिना मुझसे कहा, तुम पहले अपनी श्रद्धांजलि दे दो, मैं यहां इसके साथ रुकूंगी। उसके कोमल, सावधान और चिंतित व्यवहार को देखकर, जिसे स्थिति के बारे में पता न हो, वह शायद यही सोचेगा कि शिया किंगिल उसका प्रेमी है। अगर यह पुराना समय होता तो ऐसी अंतरंगता का दृश्य देखकर मैंने शायद वहां तमाशा खड़ा कर दिया होता। लेकिन अब मैंने केवल एक नजर डाली और अपना ध्यान हटा लिया। बिना कुछ कहे सीधे मुख्य हॉल की ओर मुड़ गया। मेरे इस तरह सीधे चले जाने से हैरान होकर जहां रोना ने अचंभे में अपना सिर उठाया। उसके दिल में फिर से वही अजीब एहसास हुआ, लेकिन चूंकि उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति ने उसका नाम फुसफुसाया, उसका सारा ध्यान वापस खींच गया। वह उसे पास में बैठने में मदद करने लगी और ध्यान से सांत्वना देने लगी। मैंने वृद्ध शिया को अपनी सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी। 3 पारंपरिक झुककर प्रणाम करने के बाद मैं पास में बैठी पीले चेहरे वाली महिला के पास गया। प्रोफेसर, मेरी संवेदनाएं। श्रीमती शिया ने सुनकर अपनी आंखें उठाईं और धन्यवाद में सिर हिलाया। तुम रोना के बॉयफ्रेंड हो, है ना? पुराने शिया से मिलने आने के लिए धन्यवाद। मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी करने वाले थे। वह एक अच्छे दिल की बच्ची है। प्रोफेसर के शोक में आधे साल तक रहने का प्रस्ताव देकर तुम्हारे लिए यह मुश्किल रहा होगा। मैंने बस चुपचाप सुना, अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की और उन बेतुकी बातों का जिक्र नहीं किया जो झान रोना और उसका बेटा योजना बना रहे थे। हालांकि शिया की मां ने मेरा आंतरिक दर्द महसूस किया और एक गहरी आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। रोना हमारे सामने बड़ी हुई है। पुराना शिया स्नातक से लेकर डॉक्टरेट तक उसका मार्गदर्शक था, और चूंकि वह बहुत भावुक व्यक्ति है, इसलिए उसने यह फैसला लिया, उसे दोष मत देना।
चूंकि रिश्ते पहले ही टूट चुके थे, स्वाभाविक रूप से मैं उसे दोष नहीं देने वाला हूं। मैं उसे समझता हूं। मेरा समझदारी भरा रवैया देखकर श्रीमती शिया फिर से बोली। जो सोच रही थीं, उसे रोक नहीं पाई। किंगिल की परवाह मत करो। हालांकि वह सारा दिन उसके साथ चिपका रहता है, मैं देख सकती हूं कि उसके मन में उसके लिए कुछ नहीं है। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। यह सुनकर मेरा शरीर थोड़ा सख्त हो गया। मुझे पसंद करती है? मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मेरा अविश्वास भरा चेहरा देखकर श्रीमती शिया ने उत्साहपूर्वक जारी रखा। मेरे बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। पहले मैं और पुराना शिया हमेशा सोचते थे कि वह, जो चिकित्सा अनुसंधान में डूबी रहती है, कोई ऐसा नहीं ढूंढ पाएगी जो उसे पसंद करे, जब तक कि तुम नहीं आए। वह ज्यादा दिखावा नहीं करती थी, लेकिन हमारे सामने वह अनजाने में हमेशा तुम्हारा जिक्र करती थी, यह बताते हुए कि कल तुम उसे अचानक कहां मिले, तुमने उसके लिए क्या पकाया, या तुमने उसे रिंझाने के लिए क्या मूर्खता की। हालांकि यह शिकायत जैसा लगता था। हम जानते थे कि यह केवल प्यार था जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। शिया की मां उस झान रोना के बारे में बात कर रही थी जिसने मेरे सामने कभी कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मैंने वह सब एक विडंबना की तरह सुना। शायद पुराने समय में मैं ये बातें सुनकर खुश होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ विडंबना महसूस होती है। अगर झान रोना सच में मुझसे प्यार करती है तो मुझे ऐसा कुछ महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं ही था जो उसके पीछे भागता रहा, जबकि वह मेरे लिए कभी नहीं रुकी। अगर वह मुझसे प्यार करती तो वह दूसरे आदमी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए कैसे सहमत हो सकती थी? जिस क्षण वह शिया किंगिल के साथ बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हुई, सब कुछ अपरिवर्तनीय हो गया। हमारे बीच सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। पूरे अंतिम संस्कार के दौरान जान रोनान शिया किंगिल के बगल में रही। जब शोक सभा समाप्त हुई और बाहर बारिश होने लगी और मेहमान जा चुके थे, वह मेरे सामने कार लेकर आई और बिना किसी भावना के दो शब्द कहे, कार में बैठो। मैं चढ़ने ही वाला था, लेकिन खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और मैंने देखा कि शिया किंगिल पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा था और उसकी मां भी पीछे की सीट पर थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, किंगिल की सिसकती हुई आवाज अंदर से आई। दीदी रोना, मैं अपने पिता को देखने कब्रिस्तान जाना चाहता था। क्या हम सिर्फ तुम, मैं और मेरी मां जा सकते हैं? जैसे ही उसने यह कहा, शिया की मां ने पहले अपनी भौहें सिकोड़ी। किंगिल, ऐसे मत बनो। बस ये 6 शब्द थे और पता नहीं शिया किंगिल की कौन सी कमजोर नस दब गई, क्योंकि वह जोर जोर से रोने लगा। आज पिताजी का अंतिम संस्कार है, वह अकेले टैक्सी नहीं ले सकते। शिया की मां अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनरोना पहले ही अपना फैसला ले चुकी थी। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। वह मेरी ओर मुड़ी और ऐसे लहजे में कहा जिसमें किसी सवाल की गुंजाइश नहीं थी। ये कहकर उसने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में चली गई। अकेले उस जगह पर छोड़े जाने के बाद मैंने शिया किंगिल के मुंह खोलते ही इस परिणाम का अंदाजा लगा लिया था। उस समय मेरे चेहरे पर छोड़ दिए जाने का कोई दुख नहीं था। मैंने बस कई घंटों तक चुपचाप इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। ये देखकर कि बारिश तेज होती जा रही है, मुझे एहसास हुआ कि वह नहीं आएगी। मेडिकल फाइल का स्थान बहुत दूर था। आसपास कोई टैक्सी मिलने का रास्ता नहीं था और मेरे पास छाता भी नहीं था, इसलिए मैं बारिश का सामना करते हुए पैदल ही आगे बढ़ गया। बारिश और तेज होती गई, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं उस तूफान के नीचे 2 घंटे तक रहा। जब मैं आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से मुझे सवारी मिल सकती थी, तो मैं तेज बुखार के साथ घर पहुंचा। जहां रोना अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं बुखार से बेहाल था, मेरा शरीर शक्तिहीन महसूस कर रहा था, यहां तक कि इमरजेंसी कॉल करने की भी ताकत नहीं थी। मैं बस जबरदस्ती खड़ा हुआ, कुछ बुखार की दवाइयां लीं और उन्हें पानी के साथ निगल लिया। दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती। मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। मेरा शरीर असहनीय जलन महसूस कर रहा था। पता नहीं कितना समय बीता, जब तक कि मैं आखिरकार एक गहरी और बेचैन नींद में नहीं सो गया। बुखार उतरने से पहले एक पूरा दिन और एक पूरी रात बीत गई। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जान रोनान बिना मेरी ओर देखे अंदर आई। उसने मुझे लेने ना आने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। जब सब तैयार हो गया तो उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह हिचकिचा रही हो। किंगिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं कुछ दिन उसके साथ रहूंगी। अगर घर में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। उसे जल्दी में बाहर जाते देख मैंने तिरस्कार के साथ मुस्कुराहट दी। उसे कॉल करने से क्या कोई फायदा होता? मैं वहां उसके सामने पीला चेहरा लिए खड़ा था और उसने ये गौर तक नहीं किया कि मैं बीमार था। मैं कैसे उम्मीद कर सकता था कि वह शिया किंगिल को छोड़कर मेरे पास आएगी? अगले कुछ दिनों में जहान रोनान वाकई वापस नहीं आई और न ही मुझे कॉल किया, लेकिन मुझे उसके हर कदम की जानकारी थी। आखिरकार उसके साथ शिया किंगिल था,
जिसे अपनी जिंदगी साझा करना बहुत पसंद था। मैं रोजाना शिया किंगल के सोशल मीडिया पर देखता था कि वे साथ में क्या करते थे। जैसे कि जब वह उसके लिए दलिया बनाती थी या जब वह उसे घुमाने ले जाती थी, उसका मन बहलाने के लिए और आतिशबाजी दिखाने के लिए। मैंने इसे बहुत महत्व नहीं दिया। जैसे ही मेरी सेहत सुधरी, मैंने इस्तीफा दे दिया। सांगन, अचानक इस्तीफा क्यों? क्या कुछ हुआ है? मेरे सहकर्मियों को जब यह खबर मिली तो वे बहुत हैरान हुए। मैंने बस सिर हिलाया और समझाया, इतने सालों तक बाहर रहने के बाद अब घर वापस जाने का समय आ गया है। इस स्पष्टीकरण ने सहकर्मियों को और भी उलझन में डाल दिया, जब तक कि कोई खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, और डॉक्टर जान, उनका परिवार तो यहीं का है। अगर तुम अपने शहर वापस चले गए तो क्या तुम दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो जाएगा? मुझे महसूस हो रहा था कि यह रिश्ता केवल मेरी कोशिशों से चल रहा था, जबकि वह मेरे बलिदान को एक स्वाभाविक चीज के रूप में स्वीकार कर रही थी और अपना सारा धैर्य और स्नेह किसी और को दे रही थी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, बात यह है कि अब से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। काम की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैंने अपना सारा सामान लिया और घर वापस आ गया। अंदर घुसते ही मैंने झान रोना और शिया किंगिल को लिविंग रूम में बैठे देखा। ये क्या है? मुझे बक्सों के साथ आते देख उसने सहज रूप से पूछा। मैंने अपना लहजा शांत रखा, बिना किसी हिचकिचाहट के और पकड़े जाने के डर के बिना एक झूठ बोला। कंपनी की जगह बदल गई है, इसलिए मैं अपना सामान वापस ले आया। कहां बदल गई है? जहान रोहनान ने भौहें सिकोड़ी और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, शिया किंगिल ने बीच में टोक दिया। भाई सांगन, मेरे पिता का हाल ही में निधन हुआ है और मैं भावनात्मक रूप से टूटी हुई हूं। मैंने कई चीजों में गलत व्यवहार किया, यहां तक कि रोना के साथ बच्चा पैदा करने का सुझाव भी दिया। अब मुझे लग रहा है कि वह बेतुका था, लेकिन मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। अब जब मेरे पिता मर चुके हैं तो मुझे और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे खेद है, कृपया बुरा मत मानिए। उसने एक बेचारी जैसा चेहरा बनाया। अगर मुझे वह उकसावे से भरा चैट का स्क्रीनशॉट न मिला होता तो शायद मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया होता, लेकिन अब मुझ में उसके नाटक का पर्दाफाश करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया और बक्सा कमरे में ले गया। जैसे ही मैंने सामान रखा, मैंने हॉल में फोन बजते हुए सुना और मुझे याद आया कि मैं उसे वहीं छोड़ आया था जब मैं उसे लेने बाहर जा रहा था। अचानक दरवाजा खुला। झान रुओना एक गंभीर चेहरे के साथ अंदर आई, मेरा फोन पकड़े हुए और मुझे टकटकी लगाकर देखते हुए। तुम्हारे फोन में ये पत्नी कौन है? इतने सालों में यह पहली बार था जब मैंने जान रोना को इस तरह के भाव के साथ देखा था। उसने मेरे सामने हमेशा वही शांत और गंभीर मुद्रा बनाए रखी थी। मुझे तो यहां तक लगा था कि वह ईर्ष्या महसूस करने में असमर्थ है। मुझे याद है जब मैंने शुरू में उसका पीछा किया था, मैंने सुना था कि किसी को जीतने के लिए तकनीक की जरूरत होती है, कि मेरी तरह जो हमेशा उसके साथ चिपका रहता था, उससे वह बिना सोचे समझे मेरी उपस्थिति की आदी हो गई थी। लेकिन समय के साथ इससे केवल ऊब पैदा होती है। इसलिए मैंने आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने की तकनीक सीखी, यह दिखावा करते हुए कि मैं कुछ दिनों तक उसे नहीं ढूंढ रहा हूं। और यहां तक कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जाता था यह देखने के लिए कि क्या उसे जलन होगी। लेकिन उस समय मुझे दूसरों के साथ देखकर भी उसके चेहरे के भाव स्थिर रहते थे। वह मेरे पास से ऐसे गुजर जाती थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं, बिना एक तिरछी नजर डाले। तब मुझे एहसास हुआ कि यह पैंतरा दूसरों के साथ काम कर सकता है, लेकिन जान रोना के साथ कभी नहीं। उसके बाद मैं फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। वह आगे चलती थी और मैं उसके पीछे चलता था, और इसी तरह 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब मैंने आखिरकार उसे ईर्ष्या करते हुए देखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना फोन उठाया और स्पष्टीकरण देने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से फिर से शिया किंगिल की आवाज आई। निश्चित रूप से कोई दोस्त ही होगा। हम पुरुष अक्सर अपनी पत्नियों की पीठ पीछे अपने दोस्तों को कवर देते हैं। चूंकि शिया किंगिल ने स्पष्टीकरण दे दिया था, इसलिए मैंने उसे सुधारने का कष्ट नहीं किया और कुछ नहीं कहा। बस फोन उठाया, कमरे में वापस गया और नंबर फिर से डायल किया। लीसिया ने उस समय अचानक फोन किया था और मुझे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने केवल मामूली बातें पूछी। क्या तुमने खाना खा लिया? नानचेन में पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है। एएन में मौसम कैसा है? क्या वहां बारिश हो रही है? मैंने सुना है कि एएन में तापमान गिरने लगा है। याद रखना कि खुद को गर्म कपड़ों से ढक कर रखो ताकि तुम बीमार न पड़ो। शुरू में मैं एक एक करके जवाब देता रहा, इस उम्मीद में कि वह सीधे मुद्दे पर आएगी। किसने सोचा था कि वह यहां वहां की बातें पूछती रहेगी और कभी यह नहीं बताएगी कि बात क्या है। जब तक कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और फोन काटने ही वाला था।
आखिर तुम क्या चाहती हो? अगर तुम बात नहीं करने वाली हो तो मैं फोन काट रहा हूं। ये सुनकर आखिरकार उसने और टालमटोल करने की हिम्मत नहीं की। बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें पछतावा हुआ? क्या तुम वाकई दुल्हन बदलना चाहते हो? तुमने इतनी देर तक सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया। मैं हंसी और रोने के बीच था, लेकिन ली सिया ने असामान्य गंभीरता के साथ उत्तर दिया। उसकी आवाज में उस समय से लेकर अब तक के दुख का एक अदृश्य निशान था, जब मैंने रोजाना उसका अथक पीछा किया था। फिर मेरी घोषणा, आखिरकार स्वीकार किए जाने की खुशी, और अब शादी करने और दुल्हन बदलने के फैसले तक। पिछले कुछ वर्षों में मेरा सामाजिक दायरा कभी भी झान रोना से कटा हुआ नहीं रहा। मैंने उसके लिए अपना प्यार सार्वजनिक कर दिया था। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया जाने कि सांग झान रोना से बहुत बहुत प्यार करता था। इन परिस्थितियों में उनके लिए यह न जानना मुश्किल था। मैं खुद पर तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। लंबी खामोशी ने दूसरी तरफ लिया को अनजाने में चिंतित कर दिया, इस डर से कि किसी भी क्षण वह यह न सुन ले कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं, तो चलो दुल्हन बदलने की इस कहानी को भूल जाते हैं। लेकिन जल्द ही उसने मेरा जवाब सुना। अब मैं उसे और पसंद नहीं करता। एक विराम के बाद मैंने उसे एक और आश्वासन दिया। तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैंने कहा था कि मैं दुल्हन बदलूंगा, इसलिए तुमसे शादी करके मुझे उसकी वजह से अब और कोई पछतावा नहीं होगा। कॉल आखिरकार समाप्त हो गई। जब मैंने अपना सामान व्यवस्थित किया और बाहर जाने की तैयारी की, शिया किंगिल अभी तक नहीं गई थी और लिविंग रूम में जान रोनान से किसी विषय पर बात कर रही थी। जब उसने मुझे बाहर जाते देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव अभी भी अप्रिय लग रहे थे। वह काफी देर तक हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने उस संपर्क का जिक्र किया। क्या तुम्हारी अपने दोस्त से बात खत्म हो गई? भविष्य में भाइयों के लिए इस तरह के उपनामों का उपयोग न करना ही बेहतर है। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी यह याद होगा, और मैंने जवाब में अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता था कि मैं पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहा था, अंतिम वाक्य का या दोनों का। जहान रोना ने बस यह मान लिया कि मैं सहमत हो गया हूं, और उसका चेहरा थोड़ा सुधर गया। उसकी भावनाओं में आया यह पूरा बदलाव शिया किंगिल ने एक पल में पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव दिलचस्प हो गए। शिया किंगिल को उम्मीद नहीं थी कि जहान रोना के मन में अभी भी मेरे प्रति स्वामित्व की भावना होगी। आखिरकार उसकी कल्पना में उसे मेरे प्रति उदासीन होना चाहिए था। अभी जल्दी थी। भाई सांगन, दीदी रोना, मैं आप दोनों को रात के खाने और फिल्म के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं, ताकि इस पूरे समय मुझ पर रखे गए धैर्य के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। उस जबरदस्ती की मुस्कान को देखकर मैंने शायद शिया किंगिल के प्रस्ताव के उद्देश्य का अंदाजा लगा लिया था। यह मेरे सामने यह दिखाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था कि जान रोना उसके साथ कितनी अच्छी थी, कितनी स्नेही और लाड प्यार करने वाली थी। ये सोचकर मैंने अपना सिर हिलाया। पहला, मैं अब उनके बीच विवाद के इन बचकाने खेलों में भाग नहीं लेना चाहता था। दूसरा, घर जाने का समय लगभग हो चुका था और मेरे पास अभी भी निपटाने के लिए ढेर सारे काम थे। लेकिन शिया किंगिल इस अवसर को कैसे जाने देती? मुझे सिर हिलाते देख उसने झान रोना की ओर देखते हुए दुख और दया का भाव बनाया। दीदी रोना, भाई सांगन अभी भी मुझसे नाराज हैं। मुझे पता है कि मैंने हाल ही में बहुत जल्दबाजी में काम किया और बेतुकी हरकतें की। भाई सांगन के पास मुझसे नाराज होने के कारण है। ये सब मेरी गलती है। बात करते करते उसकी आंखें लाल हो गईं। इसने जान रोना को बेहद दुखी कर दिया। अगले ही पल मेरी ओर एक नापसंदगी भरी नजर डाली गई। मैंने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने न जाने की जिद की तो शिया किंगिल रोते रोते बेहोश हो सकती है और मैं स्वाभाविक रूप से विलेन बन जाऊंगा, एक निर्मम व्यक्ति जो स्थिति का फायदा उठाता है। बहस के बाद मुझे बाहर जाने के लिए खींच लिया गया। रात के खाने का समय हो चुका था, इसलिए हम तीनों रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट का चुनाव शिया किंगिल ने किया था, जो सी फूड क्सुमचो का विशेषज्ञ था। प्राइवेट रूम में बैठते समय मैंने जान रोना को गहराई से देखा। उसने अप्राकृतिक रूप से अपनी नजरें फेर लीं और ऑर्डर दे रही शिया किंगिल की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अनजाने में कोमलता भर आई। जान रोना स्पष्ट रूप से दोषी महसूस कर रही थी। आखिरकार वह अच्छी तरह जानती थी कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, लेकिन फिर भी केवल शिया की एक टिप्पणी के कारण कि इस रेस्टोरेंट का सी फूड स्वादिष्ट है, वह मुझे साथ ले आई। मेरे विपरीत, जिसके पास केवल एक गिलास पानी था, शिया किंगिल वह सी फूड खा रही थी जिसे जान रोना ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। उसने मेरी ओर आंखें उठाईं और यह देखकर कि मैं केवल पानी पी रहा हूं, नासमझ बनकर पूछा, भाई सांगन, ये सी फूड वाकई बहुत स्वादिष्ट है। पिछली बात को किनारे रखते हुए डिनर के बाद शिया किंगिल हमें सिनेमा ले गई। कुछ देर चुनने के बाद उसने एक हॉरर फिल्म चुनी। प्रोजेक्शन रूम में घुसने के बाद ही मुझे उसके इरादों की समझ आई।
मैं सबसे बाहर वाली सीट पर बैठा था और अपने बगल में शिया किंगिल की लगातार चीखें सुन रहा था। कभी घबराहट के कारण गलती से जान रोना का कोल्ड ड्रिंक उठा लेना, तो कभी अचानक आए भूत से डरकर जान रोना की उंगलियों को पकड़ लेना और जोर से चिल्लाना कि वह डरी हुई है। अंत में उसने अपनी सीट भी छोड़ दी और उसकी बाहों में समा गई। शिया किंगिल की इस हरकत ने जान रोना को चकित कर दिया। उसने गला साफ करते हुए एक नजर डाली और मुझे सीधे उनकी ओर देखते हुए पाया। स्पष्ट रूप से मैंने वह दृश्य देख लिया था। हालांकि उसकी नजरें अपरिवर्तित रहीं। सांगन, उसने एक दुर्लभ कोमलता के साथ मेरा नाम पुकारा। जब वह स्पष्टीकरण देने ही वाली थी, मैंने अपना चेहरा सामने की ओर घुमा लिया था, जैसे फिल्म में पूरी तरह डूबा हुआ हूं, जैसे मुझे परवाह ही नहीं कि अभी क्या हुआ। स्पष्टीकरण उसके गले में ही अटक गया। अन रोनान को बेहद असहज महसूस हुआ, लेकिन उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति की एक छोटी सी चीख ने उसकी अधीरता को दबा दिया और वह शिया किंगिल को सांत्वना देने लगी। और मैंने जिस लहजे में वह उसे शांत कर रही थी, उसे सुनकर एक हल्की हंसी दी, ये सोचते हुए कि घर लौटने पर मैं इस शहर में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को अलविदा कहने का फैसला किया और उनके ग्रुप में एक संदेश भेजा, चलो मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सबसे पहले टाइम नुआन ने जवाब दिया, जिसके साथ मेरा सबसे अधिक संपर्क था, और उसने तुरंत जवाब दिया, संयोग से कुछ ही दिनों में क्लास की मीटिंग होने वाली है, उसी दिन हो सकता है। मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए भी। सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मीटिंग वाले दिन मैं घर से बहुत जल्दी निकल गया। जब मैं आरक्षित कमरे में पहुंचा तो बाकी लोग वहां पहले से ही थे। मुझे आते देख उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सांगन, तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हें हमें कुछ बताना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरी वो पोस्ट देखी थी। सांगयान, पिछली बार वाला वो मजाक सच था क्या? क्या यह सच है कि तुम वाकई जान रोना के साथ रिश्ता खत्म करके घर जाकर किसी और से शादी करने वाले हो? क्या जान रोना को यह पता है? जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, कमरे का दरवाजा फिर से खुला और जान रोना की आवाज गूंजी। क्या पता है? जान रोना को अचानक वहां देखकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में तान नुआन ने हंसी के साथ खामोशी तोड़ी। इस सुंदरी को अंदर किसने आने दिया? क्या तुमने कोई पर्ची निकाली थी? मुझे नासमझी में भौहें सिकोड़ते देख उसने मुस्कुराते हुए समझाया, लिंजन आजकल भविष्यवाणियां करना सीख रही है और हर किसी को उसके अभ्यास के लिए एक कार्ड निकालना पड़ा। लिंजन, जिसका जिक्र हुआ था, ताश की एक गड्डी लेकर हमारे पास आई। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। चलो चलो, हर व्यक्ति के लिए एक। मैंने बिना सोचे समझे एक कार्ड निकाला। मुझे कार्ड निकालते देख जान रोना ने भी भाग लेने के लिए हां कर दी। तान नुआन, जिसने भविष्यवाणी का प्रस्ताव रखा था, ने तेजी से प्रोत्साहित करना शुरू किया, चलो हमारे लिंजन को पढ़ने दो कि कार्ड क्या कहते हैं, देखते हैं कि किसने क्या निकाला है, यह सही है या नहीं। मैं भी थोड़ा उत्सुक था। मैंने कार्ड पलटा और शब्द मेरी आंखों के सामने स्पष्ट थे, दिल में उम्मीदों के साथ, केवल शून्यता शेष है, बिना कुछ मांगे वह भरे हाथों से लौटेगा। इस वाक्य को पढ़कर मैं दंग रह गया। यह वाक्य गलत नहीं था। मैंने कार्ड लिंजन को वापस दे दिया और यह देखकर कि क्या लिखा है, उसने मेरे कंधे पर सांत्वना देते हुए थपकी दी। हालांकि पहला वाक्य बुरा लगता है, क्या दूसरा वाक्य यह नहीं बताता कि कोई अप्रत्याशित खुशी होगी? निश्चिंत रहो, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। मैंने सिर हिलाया और जान रोना को गड्डी से एक कार्ड निकालते देखा। हालांकि कार्ड पलटते ही लिखे शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया और जिन कुछ लोगों ने इसे देखा वे भी चुप हो गए। सबको उत्सुक करने के बाद किसी ने मेरे हाथ से कार्ड लिया, एक नजर डाली और लिंजेन को लौटा दिया। लिंजेन, लगता है तुम्हारी शक्तियां उतनी अच्छी नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि सांगयान और झान रोना का रिश्ता कितना स्थिर है। जान रोना किसी और से शाश्वत प्रेम कैसे कर सकती है? हालांकि इस वाक्य ने मेरी महिला मित्रों को कुछ हद तक असहज कर दिया। शाश्वत प्रेम कैसे नहीं हो सकता? मैं तो पहले से ही शहर छोड़ने, जान रोना को छोड़कर किसी और से शादी करने की योजना बना रहा था। लेकिन चूंकि बहुत से लोग स्थिति के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए आवाजें उठने लगीं कि लिंजन का कार्ड गलत था और उस शोर शराबे में किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय शोर शराबे वाले माहौल में एक फोन की रिंगटोन धीमी आवाज में बजी, लेकिन अनरोनान ने इसे सबसे पहले सुना और जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। फिर उसकी नजर सांगयान की ओर मुड़ी। तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे साथ जाने की जरूरत क्यों है, लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर मैंने कोई सवाल नहीं किया और तेजी से जान रोना के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। कार अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ी
और ट्रैफिक जाम वाले हिस्सों में उसकी घबराहट और हॉर्न की लगातार आवाज उसके अंदर की हताशा और घबराहट की पुष्टि कर रही थी। आधे घंटे का सफर 10 मिनट से कुछ ज्यादा समय में पूरा हो गया। अस्पताल पहुंचने पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और मुझे सीधे छत टेरेस पर ले गई। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, मैंने एक हट्टे कट्टे आदमी को देखा जो रेलिंग के सहारे खंजर लिए खड़ा था। उसने शिया किंगिल को बंधक बना रखा था, जो दहशत में थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब उसने जान रोना को देखा तो उसकी आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक आ गई। दीदी, रोना, मुझे बचाओ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले ही पल मुझे एक जोर से आगे धकेला गया और मेरे पीछे एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ठीक से देख लो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसे तुमने अगवा किया है उसे अभी छोड़ दो। वह निर्दोष है और मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उसे मार भी दोगे तो वह बेकार होगा। केवल मेरे बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर ही तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। जान रोना के शब्द सुनकर मुझे आखिरकार समझ आया कि वह मुझे यहां इतनी जल्दी में केवल शिया किंगिल की सुरक्षा के बदले सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लाई थी। इसके साथ ही आसपास के लोगों की टिप्पणियों और आज के इस दृश्य के संदर्भ से मुझे भी कमोबेश सब समझ आ गया। वह बस कोई हंगामा कर रहा व्यक्ति था जो शायद कुछ दिनों से हमारा पीछा कर रहा था, और जान रोना को रोज शिया किंगिल के साथ जाते देख उसने उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया और बंधक बना लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मेरे पीछे खड़ी जान रोना बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे आगे धकेलती रही। कितना हास्यास्पद है, मेरी गर्लफ्रेंड हर दिन दूसरे आदमी के साथ बिताती है और खतरे का सामना होने पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बाहर धकेल दिया, अपने गुरु के बेटे के लिए मानव ढाल बनने के लिए। अपहरणकर्ता ने अपने हाथों में मौजूद किंगिल की ओर देखा। दूसरे को यहां क्यों धकेला? शायद पीछा करने के दौरान मुझे देखने के कारण, हालांकि वह अभी भी थोड़ी संदिग्ध थी, उसके हाथ का चाकू स्वाभाविक रूप से ढीला पड़ गया। वह सतर्कता के साथ आसपास देख रही थी, मुझे बंधक के साथ बदलने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस क्षण उसने अपना हाथ ढीला किया, अचानक हर तरफ से पुलिस का एक समूह आ गया। किसी ने प्रभावशाली गति के साथ उस चाकू पर लात मारी जो वह पकड़े हुए थी, जबकि दूसरों ने शिया किंगिल को बचाया और जान रोना जिस क्षण शिया किंगिल खतरे से बाहर हुई उसकी ओर दौड़ी। किंगिल, क्या तुम ठीक हो? शिया किंगिल, जो अभी भी सहमी हुई थी, ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दीदी रोना, मैं बहुत डर गई थी। केवल यह पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, जान रोना को याद आया कि उसने मुझे धकेला था। उसने देर से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जिन आंखों से मैंने अब उसे देखा, उनमें केवल एक गहरा खालीपन बचा था। जान रोना स्पष्टीकरण देने वालों में से नहीं थी। ज्यादातर समय उसे किसी बात की परवाह नहीं होती थी, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके दिल को एक हल्का धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक बेकाबू भावना पैदा हो रही है। सांग, वहां हर जगह पुलिस तैनात थी। बस तुम्हें वहां जाकर अपहरणकर्ता का ध्यान भटकाना था। पुलिस कहेगी कि यह सिर्फ एक रणनीति थी। वह तर्कपूर्ण तरीके से बोल रही थी और मैंने उसकी बातों का प्रतिवाद नहीं किया। हाँ, यह सिर्फ एक रणनीति थी और आखिरकार मुझे चोट नहीं लगी। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता तो? मेरी प्रेमिका के रूप में वह इतनी शांत कैसे हो सकती थी कि दूसरे की जान बचाने के लिए मेरी जान का इस्तेमाल करे? उस समय मैंने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूं। मैंने मन ही मन सोचा, सांगन, क्या यही वो प्रेमिका है जिसके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया? इस अजीब शहर में रहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया? क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने सोचा। हाँ, मुझे पछतावा है। सौभाग्य से इसे सुधारने के लिए अभी भी समय है। उस दिन के बाद जान रोना ने कहा कि शिया किंगिल उसकी वजह से बंधक बनाए जाने के कारण बहुत डर गई थी, और चूंकि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, वह हर समय शिया किंगिल के साथ रही। वह पूरी तरह से भूल गई कि उस दिन मुझे भी उसी ने खतरे की ओर धकेला था। सौभाग्य से मैं पहले ही इस उम्मीदहीन रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर चुका था। अब मैं उसके लिए और नहीं तड़पूंगा। घर में एक बार फिर अकेले छोड़े जाने पर मैंने धीरे धीरे इस कमरे से जान रोना से जुड़ी हर चीज साफ की। मैंने शादी की वे तस्वीरें निकाली जो हमने पहले खिंचवाई थीं, लेकिन मैंने उनमें से हर एक को फोटो फ्रेम से निकाला और आग के हवाले कर दिया। उन तस्वीरों को आग की लपटों में जलते हुए देखने के बाद ही मैंने कमरे की ओर वापस देखा। मैंने ये सारी चीजें कार्डबोर्ड के बक्सों में इकट्ठा की और उन्हें बाहर फेंक दिया। आज के बाद से मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो फेंकना चाहिए था उसे फेंकने के बाद मैंने पैकिंग शुरू की। मैंने कभी इस जगह को अपना दूसरा घर मान लिया था। इस घर में हर जगह अपनी छाप छोड़ना चाहता था।
मैं हमेशा सोचता था कि इस तरह जब भी जान रोना इन चीजों को देखेगी तो उसे स्वेच्छा से मेरी याद आएगी। समय बीतने के साथ एक दिन वह आखिरकार मुझे सच में स्वीकार कर लेगी, उसे मुझसे प्यार हो जाएगा और वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी। लेकिन अब तक मेरा लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। चूंकि चीजें बहुत सारी थीं, पैकिंग करते समय मेरी गति धीमी हो गई। उसने दरवाजा खोला और कमरे में आई। बिस्तर पर फैले कपड़ों को उसने तुरंत देख लिया। उसके अचानक आने से मैं हैरान रह गया, और जब मैं कपड़ों के उस ढेर के बारे में स्पष्टीकरण देने की सोच ही रहा था, मैंने उसे खुद ही पूछते हुए सुना, "ये क्या है? क्या तुम काम के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हो?" मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए और मैं अपनी चीजें व्यवस्थित करने के लिए उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया, जहां वे नहीं देख सकती थी। मेरे मुंह के कोने एक कड़वी मुस्कान में मुड़ गए। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। कैसी काम की यात्रा, क्या? ऐसा लग रहा था कि उसने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया था कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो यह कितना भयानक होगा। लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं उसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सीधे जवाब दिया, हाँ। तुम कब जा रहे हो? यह देखकर कि मैंने हाँ कहा है, जान रोना ने दोबारा नहीं सोचा और सहजता से पूछा। मैंने थोड़ा सोचा। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। कल सुबह। जान रोना ने और कुछ नहीं कहा, मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई, अपनी मर्जी से रात का खाना तैयार करने। वह खाना पकाने में बहुत कुशल है, लेकिन चूंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहती है, इसलिए वह शायद ही कभी खाना बनाती है। इस कारण से मुझे उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन खाने के अवसर बहुत ही कम मिले। हालांकि हाल ही में वह अक्सर खाना बना रही थी। फिर भी वे सभी व्यंजन बिना किसी अपवाद के शिया किंगल के मुंह में ही गए। खाने के बाद झान रोना ने अपने पीछे से एक उपहार का डिब्बा निकाला और मुझे दे दिया। अपनी ओर बढ़ाए गए डिब्बे को देखकर मैंने उसकी ओर आश्चर्य के साथ देखा। वह शायद ही कभी ऐसी पहल करती थी। मैंने उपहार स्वीकार नहीं किया और सीधे पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। जन रोना एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे याद आया कि जब मैं गया था तो मेरे चेहरे के भाव कैसे थे। उसने आखिरकार माफी मांग ली। मुझे आज उसके असामान्य व्यवहार का कारण आखिरकार समझ आ गया, लेकिन मैं उसकी जगह शिया किंगिल को देने का फैसला पहले ही कर चुका था। इसलिए उसका शिया किंगिल की रक्षा करना स्वाभाविक रूप से अब मुझसे संबंधित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया इतनी उदासीन थी कि जान रोना भी हैरान रह गई, लेकिन जो उसे कहना था उसे याद करते हुए उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। किंगिल की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है। मैंने छुट्टी ले ली है और अगले कुछ दिन उसके साथ बिताने का इरादा है। ये कहते हुए उसने मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए मेरी ओर देखा। मेरी अभिव्यक्ति हालांकि तटस्थ बनी रही, बिना उस गुस्से के जो मैंने पहले महसूस किया था जब उसने कहा था कि वह शिया किंगिल से मिलने जा रही है। उसके सामने बैठे हुए मैं अंदर से शांत था। पहले चाहे मैं कोई भी अनुरोध करूं, चाहे वह जन्मदिन हो, छुट्टियां हो, वर्षगांठ हो, या यहां तक कि जब मैं बीमार या घायल होता था, वह मेरे साथ रहने के लिए कभी छुट्टी लेने को तैयार नहीं होती थी। और अब केवल इसलिए कि शिया किंगिल को बुरा लग रहा है, उसने खुद ही उसके साथ रहने के लिए छुट्टी लेने की पहल की। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये शब्द कहने के बाद मैंने और कुछ नहीं कहा। दुर्लभ रूप से झान रोना उठी और उसने मुझे गले लगा लिया। सांग, किंगिल मेरे गुरु का बेटा है। जब से प्रोफेसर का निधन हुआ है वह बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस बार वह डर गया है। जैसे ही मैं उसे इस द्वार से उभरने में मदद कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बाद में मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। ठीक है। मैंने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। अगली सुबह हमारा क्या भविष्य हो सकता था? मुझे सुबह जल्दी दरवाजे पर सूटकेस के साथ तैयार देखकर जान रोना नाश्ता खरीद कर ले आई। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मेज पर चुपचाप अपना नाश्ता किया। खत्म करने के बाद और जाने की तैयारी करते समय शिया किंगिल ने उसे बुलाया और उसने केवल सिर हिलाया। तुम अपने काम देखो। ये देखकर कि मैं भी सहमत हूं, जान रोना को अब और कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वह दरवाजे से बाहर निकल गई। जब वह बाहर जाने वाली थी उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जब तुम वापस आओ तो मुझे बता देना और मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये कहकर उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी पीठ को ओझल होते देखा और धीरे से बुदबुदाया, जान रोना, मैं वापस नहीं आ रहा हूं। मैंने आखिरी बार इस घर के चारों ओर देखा, जिसे हमने पूरे 6 साल में बनाया था। मुझे यहां आने की उत्सुकता और उत्साह, और यहां अकेले छोड़ दिए जाने की लाचारी और दुख याद आया, और अब यह सब अतीत बन चुका था। अंत में मैंने मेज पर एक नोट छोड़ दिया, जान रोना, चलो रिश्ता खत्म करते हैं।
मैं शादी करने के लिए घर वापस जा रहा हूं। ये सब करने के बाद मैंने अपना सूटकेस लिया जो पहले से ही दरवाजे पर था और सीधे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। अब से झान रोना के जीवन में सांग्यान नहीं होगा। इस बीच दूसरी ओर झान रोना सड़कों पर तेजी से कार चला रही थी, लेकिन उसे अपने दिल में एक अकथनीय बेचैनी महसूस हो रही थी। झान रोना ने ब्रेक लगाया। शिया किंगिल की इमारत के नीचे रुकते हुए उसने कार का शीशा नीचे किया और उस अज्ञात घबराहट को रोकने की कोशिश में गहरी सांस ली। फोन की स्क्रीन जल उठी। यह शिया किंगिल का एक संदेश था। झान रोना लगभग पहुंच चुकी थी, लेकिन वह कार का दरवाजा खोलने में हिचकिचाई। उस सुबह सांगयान की शांत नजर की छवि उसके दिमाग में तुम अपने काम देखो के साथ कौंध गई। वह बहुत शांत था, इस तरह शांत जो उसके जैसा नहीं लग रहा था। पहले वाला सांगयान, अगर उसे पता चलता कि वह शिया किंगिल की वजह से उसे किनारे कर रही है, तो वह निश्चित रूप से हंगामा करता, लाल आंखों के साथ सवाल करता और यहां तक कि दरवाजा रोक देता ताकि वह बाहर न जा सके। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कनपटी पर मालिश की, यह महसूस करते हुए कि वह ज्यादा सोच रही है। सांग ने उसे 6 साल तक प्यार किया था, उसके लिए अपनी मातृभूमि छोड़ दी और इस शहर में जड़ें जमा लीं। वह वास्तव में कैसे जा सकता था? सोशल मीडिया पर दुल्हन बदलने वाली वह पोस्ट केवल गुस्से में कही गई बात होनी चाहिए। जैसे ही वह शिया किंगिल को सांत्वना दे देगी, बस वापस जाकर उसे थोड़ा लाड प्यार करना काफी होगा। यह सोचकर उसने खुद को संभाला। पैसेंजर सीट से वह दलिया उठाया जो उसने विशेष रूप से शिया किंगिल के लिए खरीदा था और कार से बाहर निकल गई। उसी समय एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में मैंने अपना फोन बंद कर दिया और वह सिम कार्ड निकाल लिया जिसे मैंने इतने सालों तक इस्तेमाल किया था। मैंने उसे लापरवाही से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अब मुझे न तो उसकी जरूरत थी, न ही इस शहर की किसी चीज की। जहां रोना से जुड़ी हर चीज अब जरूरी नहीं थी। लाउडस्पीकर पर बोर्डिंग की घोषणा गूंजी। मैंने अपना सूटकेस उठाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सांगन! पीछे से एक जानी पहचानी हाँफती हुई आवाज गूंजी। पीछे मुड़े बिना ही मेरे कदम डगमगा गए। मुझे पहले से ही पता था कि वह लिया थी। वह माथे पर पसीने की बूंदों के साथ मेरी ओर दौड़ती हुई आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक उज्जवल और आकर्षक मुस्कान थी। अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई। मुझे डर था कि कोई अपनी बात का पक्का नहीं है और ऐन मौके पर भाग जाएगा। उसने पहले वाली फ्लाइट का टिकट खरीदा था और मुझे रोकने के लिए पागलों की तरह गाड़ी चलाकर आई थी। उसे इस तरह देखकर मेरे दिल की गहराई में बचा हुआ वह दुख अचानक गायब हो गया। मैं अपनी बात का पक्का हूं। मैंने उसके सामने अपना बोर्डिंग पास लहराया। इस बार यह सच में है। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे की मुस्कान और भी निखर गई और उसने स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ थाम लिया। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। शिया किंगिल स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम जा रही हो, लेकिन मुझे अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं और मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। क्या होगा अगर पिछली बार की तरह कोई बुरा व्यक्ति आ गया तो? अगर ये कोई और अफसर होता तो शिया किंगिल को इस तरह देखकर जहान रोनान को निश्चित रूप से उस पर दया आ जाती और वह रुक जाती। लेकिन उस समय वह शिया किंगिल के उस दयनीय चेहरे को देख रही थी। पर उसके दिमाग में जो बात बार बार आ रही थी, वह अस्पताल की छत वाला वह क्षण था जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सांग यान को धकेल दिया था। उसे उसकी वे आंखें याद आईं जब उसने पीछे मुड़कर देखा था। वे खाली और निर्जीव थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी। उसने कोमलता से लेकिन दृढ़ता के साथ उसका हाथ छुड़ा लिया। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। ये कहकर शिया किंगिल के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना बैग उठाया और तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। घर वापस जाते समय जान रोनान ने कार चलाई। पहली बार उसने इतनी तेज गाड़ी चलाई। वह लगातार सांग के फोन पर कॉल कर रही थी और उसे क्या सुनाई दे रहा था? हमेशा वही, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। वह खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। शायद वह विमान में हो या फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। जब उसने चाबी से घर का दरवाजा खोला तो एक अत्यधिक खालीपन और ठंडी हवा उससे टकराई। लिविंग रूम एकदम साफ सुथरा था। सांग यान का वह कोट जो अक्सर सोफे पर पड़ा रहता था वहां नहीं था। जूते रखने वाली रैक से उसके वे जूते भी गायब थे जिन्हें वह रोज पहनता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बेडरूम की ओर दौड़ी। वार्डरोब आधा खाली था। सांग यान के सभी कपड़े, टोपियां और स्कार्फ गायब थे। सिंक की शेल्फ पर उसकी वह बचकानी सी टूथब्रश और कुल्ला करने वाला कप गायब हो चुके थे। वहां केवल उसका अपना सामान अकेला बचा था। वे चीजें जिन्हें उसने जोर देकर खरीदा था ताकि वे साथ में इस्तेमाल कर सकें, जैसे कपल टॉवल, कपल चप्पल। सांग यान के निशान वाली हर चीज को इतनी बारीकी से साफ कर दिया गया था जैसे वह व्यक्ति इस घर में कभी 6 साल तक रहा ही ना हो।
आखिरकार उसकी नजर खाने की मेज पर रखे उस नोट पर पड़ी, जो नोटपैड का एक सफेद कागज था। उस पर सांग यान की स्पष्ट और सीधी लिखावट थी। जान रोना, चलो रिश्ता खत्म करते हैं। मैं शादी करने के लिए घर जा रहा हूं। न कोई अभिवादन, न कोई हस्ताक्षर, न कोई अतिरिक्त शब्द, संक्षिप्त और दृढ़, एक ठंडे चाकू की तरह, जिसने उसकी उस निश्चितता को सटीकता से भेद दिया जिसकी उसे हमेशा आदत थी। जहान रोना ने उस नोट को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ताकत लगाने के कारण वह उन दो पंक्तियों को बार बार पढ़ रही थी, जैसे वह उनका अर्थ समझने में असमर्थ हो। रिश्ता खत्म, शादी करने के लिए घर जाना। किससे शादी करना? वही लीसिया जिसे वह पुराने ख्यालों वाली समझकर तुच्छ मानती थी। असंभव। वह बस पहले की तरह कई बार की तरह गुस्से में होगा, अपना ध्यान खींचने के लिए इस चरम तरीके का इस्तेमाल कर रहा होगा, इस उम्मीद में कि वह उसे मनाएगी। वह उसे इतना प्यार करता था कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वह वास्तव में उसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता था? पीठ मोड़कर किसी और से शादी करने के लिए? हाँ, वह निश्चित रूप से अपने गृहनगर वापस गया होगा। जब गुस्सा शांत हो जाएगा, जब उसे एहसास होगा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता, तो वह वापस आ जाएगा, जैसा कि हर दूसरी बार लड़ाई के बाद होता था। सावधानी के साथ कोई उपहार और पहले से भी ज्यादा गहरा प्यार लेकर उसके पास वापस लौट आएगा। उसने अपने सीने में उठ रही घबराहट और उस तेज चुभते हुए दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। उसने फोन उठाया, लीसिया का नंबर ढूंढा, जिसे उसने पहले काम के सिलसिले में सहेज कर रखा था, लेकिन कभी फोन करने के बारे में नहीं सोचा था। फोन काफी देर तक बजता रहा, जब तक कि उठा नहीं लिया गया। हेलो, लीसिया की आवाज में एक आलस भरा लहजा था। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर था, जैसे वह बाहर खुले में हो। लीसिया, मैं हूं, जान रोना। उसने अपनी आवाज को शांत और बिना किसी भावना के रखने की कोशिश की। क्या सांगयान वहां तुम्हारे साथ है? दूसरी तरफ 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद एक हल्की हंसी आई, जिसमें मुश्किल से छिपाया गया तिरस्कार था। डॉक्टर जान, अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए यहां आना कितनी हैरानी की बात है। तुम यहां उसे ढूंढने क्यों आई हो? जान रोहना ने फोन को जोर से पकड़ा। मुझे पता है कि वह वापस आ गया है। कृपया उसे फोन पर बात करने दो। फोन पर बात करने? लीसिया की हंसी और स्पष्ट हो गई। माफ करना, वह अभी उपलब्ध नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है, लीसिया ने धीरे से कहा, मेरा मंगेतर कल हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए सूट ट्राई कर रहा है। उसके पास पूर्व प्रेमिकाओं के फोन उठाने का समय नहीं है, खासकर उस प्रेमिका का जिसने दूसरे आदमी के लिए उसे एक सशस्त्र अपराधी के सामने धकेल दिया था। मंगेतर शब्द जान रोना के कानों में सुई की तरह चुभा। उसकी सांसें थम गईं और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। लीसिया, यह हमारा निजी मामला है, कृपया मजाक मत करो। सांगयान को फोन पर आने दो, मुझे उससे कुछ कहना है। हमारा मामला? लीसिया का लहजा भी ठंडा हो गया। जान रोना, एक बात समझ लो, अब सांग मेरा मंगेतर है। हम कल रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तुम्हारा और उसका अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और इसके अलावा वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है कि जब चाहो बुला लिया और जब चाहो भेज दिया। जब तुमने उस शिया की वजह से उसे बार बार छोड़ा और यहां तक कि उसकी जान जोखिम में डाल दी, तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम्हें उससे कुछ कहना है? उस दिन स्थिति गंभीर थी और पुलिस के पास एक योजना थी। जहान रोना ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। बस बहुत हुआ। लीसिया ने दबे हुए गुस्से के साथ उसकी बात काट दी। अपनी ये पाखंडी दलीलें अपने पास ही रखो। जहान रोना, तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है और तुम सांगयान के प्यार के लायक नहीं हो। अब से कृपया मेरे पति को और परेशान मत करना। मेरी दुआ है कि तुम और तुम्हारा प्यारा शिया हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही फंसे रहो। ये कहकर जहान रोना के जवाब का इंतजार किए बिना कॉल काट दी गई। रिसीवर में केवल बिजी टोन का सिग्नल बचा था। जान रोना वहीं खड़ी रही, उस आवाज को सुनती रही। उसे अपना सारा खून ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। लीसिया के शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह थे, जो दर्द से जल रहे थे। पति, सिविल रजिस्ट्रेशन कल? नहीं, यह असंभव है। सांगयान उसका है, वह केवल उसका हो सकता है। उसने 6 साल तक उसे प्यार किया, उसकी रक्षा की। वह पलक झपकते ही किसी और का पति कैसे बन सकता था? वह जैसे पागल हो गई थी। उसने फिर से सांगयान का नंबर मिलाया, वह अभी भी बंद था। उसने चैट खोली, सांग के साथ पुरानी बातचीत ढूंढी और एक संदेश लिखा। सांगयान, वापस आ जाओ, चलो बात करते हैं। शायद, वापस आ जाओ, चलो बात करते हैं। उसकी उंगली सेंड बटन पर मंडराती रही, लेकिन वह उसे दबा नहीं पा रही थी। बात किस बारे में करनी थी? उसे वापस आने के लिए कहना, ताकि वह उसे शिया किंगल की सावधानी से देखभाल करते हुए देखता रहे, उसके द्वारा नजरअंदाज किया जाना जारी रहे।
जरूरत पड़ने पर हमेशा बलिदान के लिए धकेला जाता रहे। पहली बार उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि सांग शायद कभी वापस नहीं आएगा। इस एहसास ने उसे एक तीव्र और हिंसक दर्द दिया, सीने में एक अजीब सी चुभन जिसने उसकी सांसें लगभग छीन लीं। उसने डाइनिंग टेबल के किनारे का सहारा लिया और धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। बिना किसी चेतावनी के आंसू बहने लगे। उस ठंडे फर्श पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों रो रही थी। वह सांग यान से प्यार नहीं करती थी। वह बस उसकी उपस्थिति की आदी थी, उसके समर्पण की आदी थी, पीछे मुड़कर देखने की आदी थी। वहां उसे देख पाना, उसने उसका प्रेम निवेदन स्वीकार किया था। शायद इसलिए क्योंकि वह उसकी इतनी जिद से चिढ़ गई थी, या शायद इसलिए क्योंकि उसकी नजर इतनी भावुक थी कि कभी कभी उसे लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति होना जो उसे इतना प्यार करे बुरा नहीं होगा। लेकिन दिल इतना क्यों दुख रहा था? विमान उतरा, मैंने अपना फोन चालू किया। अनगिनत मिस्ड कॉल और चैट संदेश स्क्रीन पर भर गए। लगभग सभी झान रोना के थे। मैंने उन पर एक सरसरी नजर डाली। शुरुआती सवाल, तुम कहाँ गए, से लेकर वापस आ जाओ, चलो बात करते हैं, और सबसे हालिया संदेशों तक, जिनमें स्पष्ट हताशा थी। सांगयान, फोन उठाओ, मैं गलत थी। क्या तुम वापस आ सकते हो? मैंने उनमें से किसी पर क्लिक नहीं किया। मेरी उंगलियों ने कुछ क्षणों के लिए स्क्रीन चलाई, कुशलता से उस परिचित नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। दुनिया में तुरंत शांति छा गई। लिया पास आई, एक नजर डाली और अपने होंठ सिकोड़े। अब उसे पता चला कि उसने गलती की है। उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? उसने हल्के लहजे में अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया।